हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बात देखें एग्जाम की दृष्टि से तो सबसे बेसिक टॉपिक होता है। आप मेडिकल लाइन में हो, पैरामेडिकल लाइन में हो या नर्सिंग फील्ड में हो, सबसे मोस्ट टॉपिक होता है वो है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, रक्त की क्रांति। और ब्लड में हम आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपको, और एमसीक्यू बताएंगे कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जिस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, और जहां भी डाउट लगे नीचे आप कमेंट कर देना, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ब्लड जो एक टिश्यू भी होता है, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। उसके बाद 45% ब्लड सेल्स। अब ब्लड में भैया 45% ब्लड सेल्स रहती है। कितनी परसेंट रहती है? 45% ब्लड सेल्स रहती है ब्लड में। ठीक है, और जिसमें 44% आरबीसी पाई जाती है एंड 1% प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, और डब्ल्यूसीबी में पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 45% ब्लड सेल्स रहती है, 1% प्लेटलेट्स रहती है। ठीक है, और शेष 55% रहता है हमारा प्लाज्मा। 55% क्या रहता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा नहीं पता क्या होता है, सीरम नहीं पता क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब भैया ब्लड की बात करें, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? 25 mmHg। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? 25 mmHg। ठीक है, इन अडल्ट कॉन्टेंट्स 5 से 6 लीटर। अब अडल्ट में कितना पाया जाता है ब्लड? वो है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है अडल्ट में, जो 1/10 बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट का 1/10 भाग होता है ब्लड अडल्ट में। ठीक है, पीएच कितनी रहती है? तो 7.35 उसकी रहती है पीएच। अब एल्कलाइन रहता है, क्या रहता है? तो पीएच मीटर आपने देखा होगा, तो 7.35 से 7.45 उसकी रहती है पीएच, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन यानी कि हल्का क्षारीय होता है ब्लड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ब्लड की? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की 1.050 से 1.060। तो भैया इन 3 लाइन में से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए ब्लड बहुत मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लड का शॉर्ट टर्म क्लियर हो चुका है आपके सामने। ठीक है, अब बात करें कि भैया प्लाज्मा होता क्या है। नीचे सीरम और प्लाज्मा में आपको अंतर दिखाया है। अब बात करें कि प्लाज्मा प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा लाइट येलो कलर का लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, अब भैया प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? वाटर, पानी होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इट कॉन्टेंट्स प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है उसमें। अब प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर रहता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है वो मैं आपको सामने बता रहा हूं। देखो, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एल्बुमिन कहां से सिंथेसाइज्ड होता है? एल्बुमिन सिंथेसाइज्ड इन लीवर, यानी कि लीवर से निकलता है। मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में कार्य करता है। ये याद रखना बहुत जरूरी कि एल्बुमिन कहां पाया जाता है। एल्बुमिन लीवर से सिंथेसाइज करता है, लीवर से निकलता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल में करता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलिन भी एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है? ग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड इन लीवर, जो लीवर और लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि लीवर और लिम्फोइड टिश्यू से सिंथेसाइज्ड होता है, जो है ग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये किस चीज में रेस्पॉन्सिबल रहता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो ग्लोबुलिन क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्सिबल रहता है। कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है, लिम्फोइड टिश्यू से निकलता है। ठीक है, यानी कि इसका यहां से सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, फाइब्रोनोजन सिंथेसाइज्ड इन लीवर। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है जो लीवर से सिंथेसाइज्ड होता है। हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब भैया कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या रहता है? कोगुलेशन का मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। तो फाइब्रोनोजन एक ऐसा फैक्टर भी बोलते हैं, फाइब्रोनोजन एक ऐसा प्रोटीन होता है ब्लड में जो क्या करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड को जमाव करता है, यानी कि ब्लड को जमाता है। ठीक है, तो ब्लड की कुछ ये इतनी सी डिटेल थी। ठीक है, ये आप इजीली याद कर लेना, एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और डिटेल्ड में एमसीक्यू हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हमारा थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू वाला जो सीरीज चल रही है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एमसीक्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और भैया हमारी जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी, और देखे तो एमसीक्यू की दृष्टि से भी। सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड।
अब ब्लड तो लिक्विड लगता है हमको, लेकिन उसमें काफी सारी सी जो सेल्स होती है जो पाई जाती हैं, वो सेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करें, डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, आपको डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले बात करें आरबीसी की। आरबीसी आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, पता होगा आपको। लेकिन हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डायमीटर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डायमीटर। आरबीसी का हमारा डायमीटर कितना रहता है? 7 माइक्रोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद कर लेना आप इसको, ठीक है। अब क्या काम करती है आरबीसी? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में कार्य करती है हमारी आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का डायग्राम दिखाओ भैया इनको, कंप्यूटर माशे। तो आरबीसी का डायग्राम, ये क्या हो गया, आरबीसी का डायग्राम आपके सामने आ चुका है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है आरबीसी का। 7 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है इसका, ठीक है। साइज इसका कैसा रहता है? बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव लाइक टॉफी। टॉफी आप लोगों ने खाई होगी बचपन में, टॉफी के जैसा रहता है, मतलब बीच में उसे धसा हुआ रहती है इसकी आरबीसी, ठीक है, और साइड से मोटी रहती है। अब हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी की सरफेस पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन, ठीक है। डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो हम सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड की तरफ थे, आरबीसी। तो आरबीसी डायमीटर एवरेज साइज 7 माइक्रोमीटर रहता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन कार्य में कार्य करती है। आरबीसी क्लियर। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। डिटेल्ड में पढ़ोगे, ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक में से क्लिक करके पढ़ लेना। यहाँ एमसीक्यू की बात हो रही है तो डब्ल्यूबीसी के टाइप कितने रहते हैं? 5 प्रकार की होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद रखना आप, ठीक है। न्यूट्रो, इयोसिनो, बेसो, लिम्फो और मोनो, ये रहती है 5 प्रकार की हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब बात करें न्यूट्रोफिल, डायमीटर याद करना जरूरी। न्यूट्रोफिल का डायमीटर होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर की होती है हमारी न्यूट्रोफिल। एनाग्लफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस और फैगोसाइटोसिस। अब न्यूट्रोफिल क्या करती है? एनाग्लफ यानी कि निगलना, इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को निगलती है न्यूट्रोफिल। कौन कौन से बैक्टीरिया? जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेर्मिस, ये होते हैं बैक्टीरिया जो क्या करती है? इनको निगलती है। अब भैया फैगोसाइटोसिस, बहुत एक अच्छी टर्म होती है। फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं? फैगोसाइटोसिस होती है कोई भी सेल्स जो होती है वो अपने ही मतलब सेलुलर मैटर खा लेती है, और खाने के बाद वो क्या करती है? ब्लास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। स्वभक्षण, क्या बोलते हैं? स्वभक्षण। तो न्यूट्रोफिल बता दिया मैंने आपको, इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को इनगल्फ करते निगलती है, जो फैगोसाइटोसिस भी करती है। साइज आप देख लेना, माइक्रोमीटर डायमीटर का आप देख लेना, 10 से 14 माइक्रोमीटर का साइज होता है, ठीक है। अब बात करें इयोसिनोफिल की, साइज 12 से 17 माइक्रोमीटर। फाइट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, जो क्या करती है? लड़ती है एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन करने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी पैरासाइट्स होते हैं, उनसे फाइट करती है, वो है हमारी इयोसिनोफिल, ठीक है। बात करें बेसोफिल की, साइज होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर। 10 से 14 माइक्रोमीटर। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन एंड हिस्टामिन। हिपेरिन और हिस्टामिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। बेसोफिल हमारी सेल्स प्रोडक्शन करती है। साइज देख लो 10 से 14 माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट, साइज 7 से 10 माइक्रोमीटर। इम्यून सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। साइज देख लेना 7 से 10 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट 15 से 18 माइक्रोमीटर साइज होता है, बड़ी होती है मोनोसाइट, ठीक है। एनग्लफ द क्रोनिक टाइप इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, क्रोनिक यानी खतरनाक, एनग्लफ निगलती है खतरनाक करने वाले बैक्टीरिया को, यानी कि जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको निगलती है, जैसे साल्मोनेला टाइफी। एक्ट द मैक्रोफेज कॉम्प्लीमेंट, और मैक्रोफेज भैया बड़ी सेल्स हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको इजीली। अब इनमें से आपको याद करने का है कि कौन सी सेल्स क्या क्या कार्य करती है, साथ में इसका साइज क्या होता है, बस 2 चीज याद कर लो, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी जो अगली सेल्स होती है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइज होता है 104 माइक्रोमीटर। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। अब प्लेटलेट्स का साइज होता है 104 माइक्रोमीटर। क्या कार्य करती है? क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग, यानी कि जब ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, तो वहां कोएगुलेशन करने कार्य करती है, वहां जमाव, यानी कि खून को जमने देती है, खून का जमाव करने का कार्य करती है। जैसे हमारे चोट लगी, चोट निकलने के बाद जो खून निकलता है उस जरिए, उससे वो खून कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, वहां पर क्या होता है? प्लग बना लेता है प्लेटलेट्स, वहां प्लेटलेट्स आके अपना प्लग फॉर्मेशन कार्य करती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? खून को बहने से रोकती है, खून का जमाव कार्य करने का कार्य करती है, ठीक है। अब ये हमारी चीजें क्लियर हो चुकी है, तो थोड़ा हम डायग्राम की तरफ डिस्कस कर लेते हैं।
इजीली आपको समझा दूंगा डायग्राम। देखो ये है हमारा WBC की जो टाइप होती है, ये मोनोसाइट ये रही, ठीक है। कुछ इस प्रकार होती है मोनोसाइट, ये यहाँ से धसी हुई रहती है, ठीक है। मोनोसाइट सेल्स एक लोब होता है, बड़ा सारा लोब इनमें किडनी शेप रहती है। एओसिनोफिल में रहते हैं हमारे दो लोब, ठीक है। ये आपके दो लोब दिख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म होता है अंदर वाला। बेसोफिल भी बीच में धसी हुई रहती है और दो तरह के आकार की रहती है बेसोफिल, ठीक है। उसके बाद है लिम्फोसाइट सेल्स लार्ज होती है, दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल में 2 से 3 लोब होते हैं, ये लोब। तो ये कौन सी सेल होती है? न्यूट्रोफिल, जो एक धागे से बीच में जुड़े हुए रहते हैं। सेल्स आपने देख लिया WBC कैसी रहती है। RBC मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। बीच में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो इसको रेड कलर का कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कार्य करता है। ये रहती हैं प्लेटलेट्स, कौन सी? ये वाली रहती है प्लेटलेट्स, छोटी छोटी पाई जाती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को समझ में आ गई किस तरह रहती है, ठीक है। तो डायग्राम हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। साथ में जो जो चीज़ें आपको याद करनी है वो मैंने आपको सामने बता रहा हूँ। पूरा मैटर जो लिखा हुआ है सामने वो याद करने का लिखा हुआ है, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा MCQ में से। और बहुत ईजी है यार, पढ़ लेना, ठीक है, इजीली। ब्लड पढ़ा दिया, सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ा दिया। अब है भैया डिफरेंस बिटवीन एंड सीरम एंड प्लाज्मा। बहुत क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं, MCQ में घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा और सीरम होता क्या है? देखो थ्योरी की बात करें, प्लाज्मा और सीरम होता है क्या? प्लाज्मा और सीरम दोनों ही ब्लड प्रोडक्ट होते हैं, देखिए ब्लड में से निकलते हैं, ठीक है। अब लेकिन प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अंतर बता रहा हूं, केवल कॉमन चीजें मैंने आपको पहले बता दिया, कॉमन चीजें भी लिख सकते हो। अंतर क्या है? प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द एंटीकोगुलेंट एडेड टू ब्लड। प्लाज्मा जो निकलता है वो एंटीकोगुलेंट ब्लड वाले प्रोडक्ट में से निकलता है, यानी कि हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? प्लाज्मा, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट ब्लड वाले में से निकलता है, ठीक है। सीरम इज ऑब्टेन्ड व्हेन ब्लड अंडरगोस क्लोटिंग। अब सीरम किस में से निकलता है? क्लोट वाले ब्लड में से निकलता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें जो क्लोट हो चुका है उसमें से वो जम चुका है, उसमें से निकलता है सीरम, ठीक है। तो पहला अंतर क्लियर। दूसरा अंतर क्या है? इट कॉन्टेंट्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट कैल्शियम आयंस। इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कैल्शियम आयंस, यानी कि प्लाज्मा में कैल्शियम आयन नहीं पाया जाता है। सीरम में इट डज नॉट कॉन्टेंट फाइब्रिनोजन, सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 विच हैव बीन यूज्ड इन क्लोटिंग। जो क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? ब्लड को जमाव करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा, इट इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज लाइक PTA, PTT, TT। यानी कि जो PTA, PTT ये कोगुलेशन टेस्ट होते हैं, इनको कार्य करने के लिए, यानी कि इन टेस्ट लगाने के लिए हम प्लाज्मा का यूज करते हैं, ठीक है। कोगुलेशन स्टडीज में हम यूज करते हैं प्लाज्मा का, ठीक है। अब बात करें सीरम। सीरम इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट। सभी बायोकेमिकल पैरामीटर्स में, सीरोलॉजिकल में हम यूज लेते हैं हमारा सीरम को, ठीक है। उसके बाद सीरम एंजाइम लाइक OTPT, जो भी एंजाइमेटिक टेस्ट है हम सीरम का यूज लेते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, यूरिक एसिड, जो भी हमारा एंजाइमेटिक टेस्ट होता है उसको हम यूज में लेते हैं, क्या लेते हैं हम? सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा और सीरम में बहुत कॉमन अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप थोड़ा डायग्राम की तरफ भी थोड़ा नजर मार लीजिए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारी ब्लड की ट्यूब होती है, ठीक है। हमने सेंट्रीफ्यूज कर ली इसको। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे रह जाती है हमारी इरिथ्रोसाइट्स, जो कि RBC होती है। 45% ऑफ टोटल ब्लड, यानी कि टोटल ब्लड का 45% होती है हमारी RBC, ठीक है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, RBC बोलते हैं। इफ सीरम इंक्लूड्स क्लोटिंग फैक्टर्स, यदि सीरम है तो इसमें RBC में क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर्स होगा। सीरम है तो याद रखना, सीरम है तो क्लोटिंग फैक्टर्स होगा। अब बीच में एक व्हाइट कलर की लाइन होती है, उसको बोलते हैं बफी कोट। बफी कोट में क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC और प्लेटलेट्स कहां पाई जाती है? बफी कोट में। याद रखना बफी कोट में क्या पाया जाता है? बफी कोट में WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। MCQ में काफी बार क्वेश्चन आया कि बफी कोट में क्या पाया जाता है? WBC और प्लेटलेट पाई जाती है हमारी बफी कोट में, ठीक है। तो WBC और प्लेटलेट, ठीक है, कहां पाई जाती है? बफी कोट में। उसके बाद है प्लाज्मा। टोटल ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है 7%, अदर सोल्यूट्स होते हैं 1%, वाटर होता है 92%। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स और अदर, ये होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। और अदर सोल्यूट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। न्यूट्रिएंट मेटल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, अदर्स होते हैं और गैसेस भी होती है इसमें। तो ये कुछ चीजें हैं आपके सामने मैंने आपको बताई है,
कि ब्लड की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, सीरम प्लाज्मा में क्या अंतर होता है, सीरम कैसा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है। साथ में डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि बफी कोट क्या होता है और बफी कोट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कहीं भी कोई डाउट रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट कर देना, उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।